नमस्कार। एक सवाल है जो अक्सर दिमाग में आता है। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी को आखिर एक विज्ञान क्यों कहते हैं? भाई, हम सब समाज में रहते हैं। हम सामाजिक रिश्तों को, नियमों को अपने तजुर्बे से जानते ही हैं। तो फिर एक समाजशास्त्री का ज्ञान हम सबसे अलग कैसे है? और क्या चीज़ समाजशास्त्र को एक साइंस बनाती है? तो आज के इस सफर में हम यही समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान क्यों है। फिर बात करेंगे वस्तुनिष्ठता की चुनौती की, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद हम रिसर्च के दो बड़े तरीकों को समझेंगे। पहला, सहभागी प्रेक्षण, जो हमें अंदर की कहानी बताता है, और दूसरा, सर्वेक्षण विधि, जो हमें बड़ी तस्वीर दिखाती है। और आखिर में हम ज्ञान की इस पूरी प्रक्रिया को समेटेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान क्यों है? और यह हमारी रोजमर्रा की समझ या कॉमन सेंस से आगे की चीज कैसे है? और यही तो असली सवाल है ना? अगर हम सब सोशल लाइफ जी रहे हैं, तो एक सोशियोलॉजिस्ट में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब इस बात में नहीं है कि वो क्या जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि वो उस जानकारी तक पहुंचते कैसे हैं। और सारा खेल इसी एक चीज का है, मेथड, यानी कार्यप्रणाली। वो व्यवस्थित, वो सिस्टमैटिक तरीके जिनसे जानकारी इकट्ठा की जाती है, वही समाजशास्त्र को सिर्फ कॉमन सेंस से उठाकर एक वैज्ञानिक विषय का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो मेथड जरूरी है, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है, वस्तुनिष्ठता की चुनौती। यानी उस दुनिया को साफ साफ कैसे देखें जिसके हम खुद एक हिस्सा हैं। देखिए, एक तरफ है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, मतलब चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो हैं, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। और दूसरी तरफ है व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी, जो हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी मान्यताओं से प्रभावित होती है। अब सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जिस समाज को स्टडी कर रहे होते हैं, वो उसी में सांस भी ले रहे होते हैं। और इसी से जन्म होता है पूर्वाग्रह का, जिसे हम बायस भी कहते हैं। मतलब एक रिसर्चर का अपना बैकग्राउंड, उसके अपने अनुभव, उसकी रिसर्च पर असर डाल सकते हैं, जिससे नतीजे बिगड़ सकते हैं। सोचिए, एक समाजशास्त्री अगर परिवार पर स्टडी कर रहा है, तो वो खुद भी तो किसी परिवार का हिस्सा है ना। उसके अपने अनुभव उसके काम को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल है आत्मवाचकता, यानी रिफ्लेक्सिविटी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पूर्वाग्रहों को जादू से गायब कर दें, वो मुमकिन नहीं है। बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और पूरी रिसर्च के दौरान लगातार खुद से सवाल करते रहें। एक तरह से खुद को दूसरों की नजरों से देखना। चलिए, अब बात करते हैं समाजशास्त्रियों के कुछ असली टूल्स की। और सबसे पहले हम देखेंगे एक ऐसा तरीका जो हमें कहानी के ठीक अंदर ले जाता है, सहभागी प्रेक्षण, मतलब रिसर्च को जीना। इसमें होता क्या है कि एक रिसर्चर किसी समुदाय में जाता है और महीनों, कभी-कभी तो सालों तक उन्हीं के साथ रहता है। मकसद उनकी दुनिया को अंदर से समझना, बिल्कुल वैसे जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया को सीखता है, वैसे ही एक समाजशास्त्री उस समुदाय का हिस्सा बनकर उसे सीखता है। और इस आइडिया को सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया था महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की ने। उनका कहना था कि अगर आपको किसी को सच में समझना है, तो आपको उनसे उनकी ही भाषा में बात करनी होगी, किसी ट्रांसलेटर के जरिए नहीं। सीधी बातचीत जरूरी है। मैलिनोव्स्की की कहानी तो और भी दिलचस्प है। हुआ ये कि जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो वो पोलैंड के नागरिक थे और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थे। उन्हें दुश्मन देश का नागरिक घोषित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने इस मुसीबत को मौके में बदल दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप मुझे जेल में डालने की बजाय ट्रॉबररियांड आइलैंड पर नजरबंद कर दो, ताकि मैं अपनी रिसर्च कर सकूं। और नतीजा, उन्होंने वहां 1 साल से ज्यादा एक टेंट में गुजारा, वहां की भाषा सीखी और आज जिसे हम मॉडर्न फील्ड वर्क कहते हैं, उसकी नींव रखी। तो जब एक फील्ड वर्कर मैदान में उतरता है, तो वो करता क्या है? उसके कुछ तय तरीके होते हैं। वो समुदाय की जनगणना करता है, ताकि पता चले कौन कौन रहता है। गांव का नक्शा बनाता है, लोगों के पारिवारिक रिश्तों को समझने के लिए उनकी वंशावली यानी फैमिली ट्री तैयार करता है। और सबसे जरूरी, वो हर रोज जो कुछ भी देखता सुनता है, उसके बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाता है। तो सहभागी प्रेक्षण हमें गहराई में ले जाता है, एक कहानी के अंदर। लेकिन अगर हमें पूरी की पूरी तस्वीर देखनी हो, तो जब हमें हजारों लाखों लोगों के बारे में जानना हो,
तब काम आती है हमारी दूसरी बड़ी मेथड, सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक बड़े समूह की नब्ज टटोलने जैसा है। इसमें हम पूरी आबादी से बात नहीं करते, बल्कि उनके एक छोटे से प्रतिनिधि हिस्से से सवाल जवाब करते हैं, प्रश्नावली या इंटरव्यू के जरिए, ताकि बड़े ट्रेंड्स और पैटर्न का पता चल सके। अब एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा देखते हैं। भारत में जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ हर 5 साल में सर्वे करता है, उसका सैंपल साइज कितना होता होगा? आप यकीन नहीं करेंगे, भारत की कुल आबादी का सिर्फ 0.06%। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतनी बड़ी आबादी, 1 अरब से ज्यादा लोग, और सैंपल सिर्फ 0.06%, ये कैसे काम कर सकता है? ये तो सागर में से एक बूंद निकालने जैसा हुआ। इसका राज छिपा है प्रतिनिधि नमूने की ताकत में, और ये काम करता है 2 जादुई सिद्धांतों पर। पहला है स्तरीकरण, मतलब ये पक्का करना कि आपके सैंपल में समाज के हर तबके के लोग शामिल हों, अमीर, गरीब, शहरी, ग्रामीण, हर तरह के। और दूसरा है यादृच्छिकीकरण, यानी रैंडमाइजेशन। इसका मतलब है कि हर किसी के चुने जाने का चांस बराबर है, बिल्कुल एक लॉटरी की तरह। इससे पक्षपात की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो अगर हम इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखें, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ सहभागी प्रेक्षण है, जो हमें गहराई देता है, किसी समुदाय की रूह तक ले जाता है। लेकिन इसकी कमजोरी ये है कि एक गांव की कहानी पूरे देश की कहानी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सर्वे है, जो हमें विस्तार देता है, बड़ी तस्वीर दिखाता है, लेकिन इसमें अक्सर बारीकियां और कहानी का क्यों छूट जाता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, ज्ञान की प्रक्रिया। आखिर ये सब जोड़कर हमें मिलता क्या है? क्यों समाजशास्त्र एक विज्ञान है? तो देखिए, यहां से ले जाने वाली सबसे जरूरी बात यह है, समाजशास्त्र का विज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक आखिरी पत्थर की लकीर वाला सच खोज निकालेगा। असलियत यह है कि सामाजिक दुनिया बहुत जटिल है। यहाँ एक नहीं बल्कि कई सच एक साथ मौजूद होते हैं, और विज्ञान इस जटिलता को अलग अलग तरीकों से समझने की एक लगातार और आत्मजागरूक कोशिश का नाम है। और यही हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर समाज में इतने सारे सच हैं, जैसे एक दुकानदार के लिए सही दाम कुछ और है और एक ग्राहक के लिए कुछ और, तो फिर ज्ञान की इस खोज का असली मतलब क्या है?